हाय ऑल, वेलकम यू ऑल बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर वन बाय वन कवर कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव टुवर्ड्स द वीडियो। मुझे बहुत मजा आ रहा है वीडियो बनाने में, बिकॉज जो मेरे स्टूडेंट्स हैं देयर रिस्पॉन्स इज अमेजिंग। लाइक माई डीएम्स इज फुल ऑफ गुड मैसेजेस, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो ठीक है, शुरू करते हैं। नया चैप्टर है, नया दिन है, शुरू करते हैं। अब देखो, जिन्होंने पहले चैप्टर नहीं पढ़े हैं, आई अगेन रिक्वेस्ट, ठीक है, कि देखो बहुत ही लाइन बाय लाइन इन्होंने डिजाइन किया है आपका लेसन। वो सबसे पहले कंज्यूमर के बारे में आपको पढ़ा रहे थे, अब वो आपको शिफ्ट कर चुके हैं प्रोड्यूसर की तरफ। तो अगर आपने कंज्यूमर वाले एस्पेक्ट्स मिस कर दिए हैं जो कि पुराने चैप्टर्स थे, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जाके पहले वो वाले चैप्टर भी रिवाइज करो, क्योंकि प्रोड्यूसर स्टार्ट हो चुका है। हमने कल के चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर जो है प्रोड्यूसर से रिलेटेड, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन, जो है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है इन 2 वीडियोस। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है कॉस्ट। ओके, अब भैया क्या होता है कॉस्ट, बताओ क्या होता है कॉस्ट। बहुत बार ये वर्ड हमने यूज करा है कि किसी भी चीज की कॉस्ट। अब देखो 3-4 वर्ड है जिनको ना, वी आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, हमें तो पता है, हम तो समझदार लोग हैं। बाकी क्या है ना कि कई बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे, मतलब आपको दिखेंगे आपके आसपास, जो बहुत सारे वर्ड्स को क्या करते हैं, एज अ सिनोनिम यूज कर लेते हैं। जैसे कि प्राइस है, जैसे कि कॉस्ट है। ठीक है, अब भैया प्राइस अलग होता है, कॉस्ट अलग होता है। ठीक है, किसी भी चीज का कॉस्ट अलग है, किसी भी चीज का प्राइस अलग है। कोई भी प्रोडक्ट अगर बन रहा है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो उसको ध्यान से सुनो, कोई भी प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो उसके सिर्फ बनाने के खर्चे को और एक्सपेंडिचर को क्या कहा जाता है, कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, कोई भी चीज बन रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो शूज बनाती है। ठीक है, अब शूज बनाने के लिए उस कंपनी को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, रॉ मटेरियल के साथ साथ मशीन चाहिए, लेबर चाहिए, साथ ही साथ उसको फ्यूल चाहिए मशीन चलाने के लिए, मशीन चलाने के लिए उसको पावर चाहिए। ठीक है, मशीन चलाने के लिए उसको कैपिटल चाहिए, मतलब कैपिटल ओवरऑल उसको कैपिटल भी चाहिए अपनी फर्म को चलाने के लिए। तब जाकर हमें एक शूज जो है वो बनकर सामने आएगा, शू जो है वो मैन्युफैक्चर होकर आएगा। तो जब हम किसी भी प्रोडक्ट में जो बनाने में कितना खर्चा हुआ है, जब हम उसको प्लस करते हैं, जब हम उसको प्लस करके टोटल निकालते हैं, तो हम उसको कहते हैं कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इनपुट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इज कॉल्ड व्हाट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अब आपको कॉस्ट का मतलब समझ में आया। कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जितना भी खर्चा हमने अकर करा है इनपुट के ऊपर, किसके ऊपर। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन में बताया था, प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। अगेन रिपीटिंग, जिसने नहीं देखा है वीडियो जाकर देखो। इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन हमेशा एक क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप है इनपुट का और आउटपुट का। प्रोडक्शन कभी भी अकेले इनपुट, आप इनपुट दे रहे हो ताकि आपको आउटपुट मिले। ठीक है, तो इनपुट में जो खर्चा हो रहा है, जो इनपुट में खर्चा हो रहा है, उसको कहते हैं कॉस्ट। क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। अब कॉस्ट जो है ना, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कॉस्ट से ही किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड चैप्टर में पढ़ा है ना अपन ने। तो कॉस्ट भैया मतलब क्या बोलना चाहिए, एक माइलस्टोन है, बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है कि हमें कम से लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, ताकि हमें एक प्रॉपर एस्टिमेट मिल पाए पर यूनिट कितना कॉस्ट आ रहा है, सो दैट हम उस हिसाब से उसका प्राइस डिटरमाइन कर पाए। इसलिए कॉस्ट चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए कॉस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ा रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
कॉस्ट का मतलब सबको समझ आ गया है। अब देखो बेटा, जो कॉस्ट होती है, इधर देखो, जो कॉस्ट होती है वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है इम्प्लीसिट, एक होती है एक्सप्लीसिट। कॉस्ट समझ ले बेटा क्या होता है? खर्चा होता है। अब खर्चा दो प्रकार का होता है, किसी भी कंपनी में दो प्रकार के खर्चे हो रहे हैं, एक है इम्प्लीसिट, दूसरा है एक्सप्लीसिट। इम्प्लीसिट का मतलब है खुद का खर्चा। अब इसको ऐसे मत लिख देना एग्जाम में। और एक्सप्लीसिट मतलब पेइंग टू अदर्स, पेइंग टू अदर्स। अब क्या मतलब हुआ इसका? ध्यान से समझो, एक एग्जाम्पल से समझाती हूं मैं आपको। एग्जाम्पल, मेरी एक कंपनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी एक शू कंपनी है। क्या है? शू कंपनी है। शू कंपनी के अंदर जहां पर ये कंपनी चल रही है, वो बिल्डिंग जो है, वो ठीक है, वो मैंने रेंट पे ली है। किस पे लिए? रेंट पे लिए या लीज पे लिए मैंने वो बिल्डिंग। ठीक है, फिर शू कंपनी के अंदर मुझे लेबर लगते हैं। क्या लगते हैं? लेबर। तो वहां पर मैं खुद एम्प्लॉयड हूं। ठीक है, मैं खुद एम्प्लॉयड हूं, और मेरे साथ साथ मेरी, लेट्स से मेरी एक मेरी मम्मा भी इन्वॉल्व है। लेट्स से मेरी मम्मा भी इन्वॉल्व है। तो मैं हूं, मेरी मम्मा है, और हमने 5 लेबर और रखे हैं। 5 लेबर और हमारी हेल्प के लिए रखे हैं हमने, जिनको हम पे करते हैं और हम उनको एम्प्लॉय बुलाते हैं क्योंकि उनकी फिक्स जॉब है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, बिल्डिंग अगर मैंने रेंट पर ली या बिल्डिंग मैंने अगर लीज पर ली है, तो क्या मेरे को हर महीने उसका पेमेंट करना पड़ता है? क्या मुझे हर महीने उसका पेमेंट करना पड़ेगा? यस, देना पड़ेगा। तो ये कहलाती है एक्सप्लीसिट कॉस्ट। मैंने 5 लेबर रखे हैं, मुझे हर महीने इनको सैलरी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? सैलरी। तो जब मैंने उनको सैलरी दे रही हूं ना, तो मैं ये कहूंगी कि ये मेरी एक्सप्लीसिट कॉस्ट है। क्या कहूंगी? एक्सप्लीसिट कॉस्ट, क्योंकि यहां पर पेइंग टू अदर्स, अदर्स को मैं पे कर रही हूं। समझ आ गए? एक्सप्लीसिट कॉस्ट में क्या होता है? वी पे टू अदर्स। अब मेरी एक और बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं यहां पे खुद एम्प्लॉयड हूं, तो मैं हर महीने यहां से सैलरी नहीं लेती, बट चूंकि मैं यहां पर काम कर रही हूं, मुझे इसका प्रॉफिट तो मिलेगा। जो भी प्रॉफिट कंपनी में होगा उसमें तो मुझे शेयर मिलेगा, बट क्योंकि मैं खुद यहां पर इन्वॉल्व हूं, और मैं अगर कहीं, मतलब मेरी भी तो कॉस्ट है ना यार, मेरी भी तो कॉस्ट है। अगर मैं यहाँ काम कर रही हूँ, भले अभी तुम मुझे सैलरी नहीं दे रहे हो, बाकी मेरी भी तो एक कॉस्ट है, तुम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। मेरी मम्मा यहाँ पे कर रही है, मम्मी मुझसे सैलरी नहीं लेती है, बट मम्मी अगर मेरे यहाँ पर काम कर रही है तो वो भी तो, अच्छा सुनो, कहीं अगर वो और जाके काम करते तो उनको पैसा नहीं मिलता क्या? उनको मिलता ना पैसा। अगर वो मेरे यहाँ पर काम कर रहे हैं तो वो मेरी कॉस्ट है, बट वो कैसी कॉस्ट है? इम्प्लीसिट कॉस्ट है, बिकॉज वो शो नहीं हो रही है। ठीक है, वो शो नहीं हो रही है, इसलिए वो आपकी इम्प्लीसिट कॉस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ, एक्सप्लीसिट कॉस्ट और इम्प्लीसिट कॉस्ट। एक्सप्लीसिट कॉस्ट क्या होती है? दिखाई नहीं देती है। क्या होता है? दिखाई नहीं देती, सॉरी माय हिंदी। और एक्सप्लीसिट कॉस्ट जो है वो दिखाई देती है। अब इसका दिखाई देती दिखाई ना देती से क्या मतलब है, वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी। समझ में आया? कॉस्ट कितने प्रकार की होती है? 2, एक एक्सप्लीसिट और एक इम्प्लीसिट। एक्सप्लीसिट में एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट और पेमेंट, जब हम दूसरों को एक्चुअल में पे कर रहे हैं आउटसाइडर्स को, तब हम, ओह माय गॉड, ठीक है, जब हम दूसरों को एक्चुअल में पे कर रहे हैं तो उसे कहेंगे एक्सप्लीसिट कॉस्ट, है ना। और इम्प्लीसिट कॉस्ट क्या होता है? इम्प्लीसिट कॉस्ट मतलब एक एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट, जब हम
एक्सप्लिसिट वैल्यू एक एस्टिमेटेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, ओके, मान लो मैं एक कोचिंग सेंटर चलाती हूँ, ठीक है, कोचिंग सेंटर चलाती हूँ, मेरे घर में एक रूम है, मेरे घर में एक रूम है, वहां पर मैंने क्या करा है, बोर्ड वगैरह लगा के सेटअप करके वहां पर मैंने अपना एक कोचिंग सेंटर खोला है। अब क्योंकि वो मेरे ही घर का रूम है, तो क्या मुझे रेंट का पैसा लग रहा है क्या? क्या मुझे हर महीने रेंट का पैसा देना पड़ रहा है क्या? द आंसर इज नहीं, मुझे हर महीने रेंट का पैसा नहीं देना पड़ रहा है। पर मेरे को एक बात बताओ, अगर यही रूम मैं कहीं और जाके किराए पे लेती, कहीं और जाके किराए पे लेती, तो मेरे को पैसे देने पड़ते ना। अभी नहीं देने पड़ रहे मतलब क्या कॉस्ट नहीं है? अभी देने पड़ रहे हैं, कॉस्ट है, बाकी वो दिखाई नहीं दे रही है। क्या हो रही है? दिखाई नहीं दे रही है। बाकी एक्चुअल में अगर वही तुम कहीं और से लेते ना, तो तुम्हें पैसा देना पड़ता। समझ रहे हो तुम? इसलिए इस कॉस्ट को क्या कहेंगे? इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट। और हम इसको एस्टिमेटेड ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं कि भैया कोचिंग सेंटर खोलिए, मेरा घर का किराया है, इसलिए किराया नहीं लगता है, इसलिए मैं 4,000 तो चलो यही यही समझो। और इसलिए जैसे बहुत सारे जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, जो घर में दुकान चलाते हैं, उनका ये फिक्स डायलॉग होता है कि भैया वो तो देखो, मैं तो आपको दे रहा हूँ क्योंकि मेरी घर की दुकान है, मेरा रेंट वेंट में ज्यादा पैसा जाता नहीं है, इसलिए मैं तो दे रहा हूँ आपको, कम भाव में दे रहा हूँ। वहीं पर अगर मॉल जाओ भैया, उन बेचारों का रेंट ही लाखों में होता है, तो किससे वसूल करेंगे? तुमसे ही वसूल करेंगे। बट हमारी भी कॉस्ट तो है ना, दिखाई नहीं दे रही तो क्या हुआ? इम्प्लीसिट कॉस्ट इज देयर। समझ गए? तो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स में कितने टाइप की कॉस्ट होती है? एक्सप्लिसिट और इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट की कॉस्ट जो होती है वो दिखाई नहीं देती है, जैसे कि रेंट ऑफ ओन लैंड, खुद की जमीन का, सैलरी और सर्विस टू एंटरप्रेन्योर, सच कॉस्ट आर सेल्फ सप्लाइड फैक्टर। ये किस पे लगती है? सेल्फ सप्लाइड फैक्टर पे। ठीक है, अब देखो छोटा सा डिफरेंस है, आ सकता है 2-3 नंबर में, पढ़ लो। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऐसा पेमेंट होता है जो हम आउटसाइडर्स को पे करते हैं क्योंकि वो हमें सर्विस देते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम खुद को हम खुद सर्विस दे रहे हैं, बाकी देयर इज नो, बाकी मैं कहीं और कंपनी में काम करूंगी तो मेरे को पैसा मिलेगा ना। ठीक है, इसमें एक्चुअल मनी का पेमेंट होता है, इसमें एक्चुअल मनी का पेमेंट नहीं होता है। जैसे खुद की जमीन या खुद का कमरा या खुद की कैपिटल, ये सब क्या में आती है? इम्प्लीसिट कॉस्ट में आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, अब कैपिटल कैसे, वो भी तो समझो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख रुपए रखे थे, ठीक है, वो 1 लाख रुपए उठा के मैंने अपने बिजनेस में लगा दिए, तो भैया मेरे को इस 1 लाख पे ब्याज नहीं देना पड़ रहा है। ठीक है, 1 लाख को ब्याज नहीं देना पड़ता। बाकी 1 लाख अगर मैं बैंक से उठाती ना, तो मेरे को इस पे क्या देना पड़ता? मेरे को इस पे ब्याज देना पड़ता। तो ये भी कॉस्ट तो है मेरी, बाकी कौन सी कॉस्ट है? मेरी इम्प्लीसिट कॉस्ट है। समझ गए? चलो, अब कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। जितना हमने कॉस्ट लगाया है और उसके बदले हमको जितना आउटपुट मिला, उस रिलेशनशिप को कहते हैं कॉस्ट फंक्शन। लिख लो यहाँ पे, कॉस्ट फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन, कॉस्ट फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। कॉस्ट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप। अब जितना कॉस्ट बढ़ेगा उतना आउटपुट बढ़ेगा, तो इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेशनशिप या बोल दो डायरेक्ट रिलेशनशिप। समझ गए बेटा? जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ेगा, इसलिए इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब एक बहुत बढ़िया टर्म मैं आपको समझाने जा रही हूं, उसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको मैं एक एग्जांपल दूंगी और आपको समझ आ जाएगा। एक लड़की है, उसका नाम है स्नेहा। क्या नाम है? स्नेहा। स्नेहा ने 12th पास की है। क्या पास करी है? 12th पास की है। स्नेहा ने 12th पास करने के बाद ये डिसाइड करा है कि अब वो करेगी बीकॉम। क्या करेगी? बीकॉम करेगी। स्नेहा का सपना था डिजाइनर बनने का। क्या सपना था? डिजाइनर बनने का। तो स्नेहा के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो बीकॉम करे या डिजाइनर बने। बाकी स्नेहा ने क्या ऑप्शन चूज करा कि मैं तो बीकॉम करूंगी। तो उसने क्या सपने को जाने दिया? कौन से सपने को जाने दिया? डिजाइनर बनने के सपने को जाने दिया। क्योंकि क्या स्नेहा दोनों चीज एक साथ कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। जब हमें कोई चीज पानी हो
और उसके बदले जब कोई चीज फॉरगॉन करनी हो, जाने देनी हो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, तो वो जो चीज जा रही है ना, वो जो चीज आप नहीं कर पा रहे हो, जो चीज जा रही है, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि वो आपकी अपॉर्चुनिटी थी, आपने उसको जाने दिया, इसलिए उसकी कॉस्ट को कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन रट लेना, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। स्नेहा का नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था? डिजाइनर बनना, पर स्नेहा ने उसको जाने दिया, मतलब फॉरगॉन कर दिया। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज आपको यहां पर पढ़ा रही हूं, बाकी आज चाहो तो मैं मूवी भी देख सकती हूँ। मैं आपको जो 1 घंटा यहाँ पे स्टडी करवा रही हूँ, आई कैन गो एंड वॉच मूवी। बाकी मैंने क्या चूज करा कि नहीं, मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो मैंने क्या जाने दिया? मैंने मूवी देखने जाने दिया। तो जो चीज आप जाने देते हो ना, because you cannot perform two things together, you cannot perform two things together, and the one thing which you just let go is called opportunity cost। ये भी एक कॉस्ट होती है। जब भी आप कोई काम कर रहे हो और आपके पास दो ऑप्शन है, तो आप हमेशा वो ऑप्शन चूज करते हो जिसमें आपको ज्यादा फायदा दिख रहा हो। हमेशा कौन सा ऑप्शन? जिसे मेरे को लग रहा है कि नहीं, बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा फायदा है, मैंने ये ऑप्शन चूज करा। पर अगर आप उसमें असफल होते हो और फिर आपको लगता है यार दूसरा ऑप्शन चूज कर लेती तो शायद ज्यादा फायदा होता, तो वो कौन सी कॉस्ट होती है? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई थिंक मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूं। आ जाओ वन नोट पे, क्योंकि एक और चीज हमें एक्सप्लेन करनी है। अब मैंने आपको समझाया कॉस्ट कितने टाइप की होती है। अब जब कॉस्ट लगती है, तो वो दो तरह से लगती है, से लगती है। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। क्या होती है बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट। और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान से, एकदम ध्यान से सारी बातें साइड में रख के सिर्फ मेरी बात को समझना, एकदम ध्यान से। ऐसी कॉस्ट, ऐसा खर्चा जो एक बार लगता है पर उसका फायदा बहुत लंबे समय तक मिलता जाता है, उसको कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। समझ गए? एक बार खर्चा होता है, पर उससे मिलने वाला लाभ, उससे मिलने वाला प्रॉफिट लॉन्ग टर्म तक होता है, उसको कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। अब ऐसा खर्चा जो हर महीने या हर बार, हर थोड़े थोड़े दिन में होता है, उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। एक एग्जांपल दूंगी और आपको मतलब समझ आ जाएगा। जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि मशीन, ये सब क्या है? मुझे एक बात बताओ, क्या आप रोज बिल्डिंग खरीदते हो बेटा? क्या आप हर साल बिल्डिंग खरीदते हो? क्या आप थोड़े थोड़े टाइम में मशीन खरीदते रहते हो? नहीं। किसी फैक्ट्री में अगर मशीन इंस्टॉल हो गई है तो वो फिर 5-10 साल जितना उसका टाइम स्पैन है तब तक वो मशीन लगी रहती है। हर महीने जा जाके कोई नई मशीन नहीं खरीदता है, ऐसा माना जाता है। हर महीने जा जाके कोई बिल्डिंग नहीं खरीदता है, ऐसा माना जाता है। और इसीलिए इन पर जो कॉस्ट लगती है, इन पर जो खर्चा होता है, उसको कहा जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कहा जाता है? फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी होती है, इसको ध्यान से कान खोल के सुनना, जो आउटपुट के साथ
वेरी करती है। और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती। समझ गए? इसमें क्या आता है? सैलरी, फ्यूल, पावर, वेजेस, ये सब किसका पार्ट है? वेरिएबल कॉस्ट का। समझ गए या नहीं? और यहां फिक्स्ड कॉस्ट जो आपको देना ही देना है, तुम्हारे पास प्रोडक्शन हो नहीं हो, ज्यादा हो कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें आ जाता है रेंट। क्या आ जाता है? रेंट। दूसरा फिक्स्ड सैलरी, कुछ लोग होते हैं जिनको फिक्स सैलरी मिलती है, मैनेजर्स वगैरह को। अब यहां पर ये मेरी सैलरी से मतलब है लेबर क्लास की सैलरी जो वेरी करती है प्रोडक्शन के हिसाब से। और यहां पर आ गई फिक्स सैलरी। जैसे कि मान लो कोरोना आ गया। क्या आ गया? कोरोना आ गया। मुझे मेरी बिल्डिंग का रेंट देना है, मतलब देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता लैंडलॉर्ड को। कोरोना आ गया, तुम्हारा प्रोडक्शन 0 हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको रेंट देना है, मतलब देना है। बट चूंकि कोरोना आ गया और प्रोडक्शन नहीं हुआ, इसलिए मुझे पावर का खर्चा नहीं हुआ। भैया पावर का खर्चा तो तब होगा ना जब मशीन चलेगी, मशीन ही नहीं चली, इसलिए पावर का खर्चा ही नहीं हुआ। तो यहां पर ये जो फैक्टर है जो प्रोडक्शन होने पे ही ऑकर होते हैं, वो होते हैं वेरिएबल कॉस्ट के। और फिक्स कॉस्ट के ऐसे होते हैं जो देना ही पड़ता है, तुम्हारा धंधा चले ना चले, ज्यादा चले कम चले, वी डोंट केयर, वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो हर बार इनकर होती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो आगे बढ़ो। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। Total fixed cost refers to a cost which do not vary with the level of output, और variable cost vary with the level of output. Total fixed cost को short run यानी कम समय, पहले पढ़ा चुकी हूँ। शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट नहीं बदलती, हर महीने जाके मशीन नहीं खरीद सकते, पर शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट बदल सकती है। वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है जब प्रोडक्शन 0 होता है। सही बात है ना भैया, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, कोरोना में मशीन ही नहीं चल रही, तो वेरिएबल कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होती है, प्रोडक्शन कम होता है तो वेरिएबल कॉस्ट कम होती है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट 0 रहती है जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है। पर फिक्स कॉस्ट वो बनी रहती है, स्टेबल रहती है, भले ही तुम्हारा प्रोडक्शन अफलातून हो रहा हो या बिल्कुल नहीं हो रहा हो। ठीक है, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट का शेप बनता है एस शेप, और टोटल फिक्स कॉस्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इसलिए होती है क्योंकि हर प्रोडक्शन के आउटपुट पे सेम होती है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट एस शेप इसलिए बनता है बिकॉज इनिशियली इंक्रीजेस एट इंक्रीज इन रेट डिक्रीज, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से एक बात सुन लो, देन विल गोइंग टू रैप अप, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। को कॉस्ट है ना, ऐसे समझो, टोटल कॉस्ट, टोटल, देखो दो तरह की मैंने आपको कॉस्ट पढ़ाई ना अभी, चलो ऐसे समझो, मैंने आपको दो तरह की कॉस्ट पढ़ाई ना, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लोगे तो क्या आएगा? कुछ खर्चा है जो फिक्स है, देना ही देना है चाहे जो हो जाए, कुछ खर्चा है जो वेरिएबल है, प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। जब मैं दोनों को मर्ज कर दूंगी तो क्या मेरी टोटल कॉस्ट नहीं आएगी? क्या आ जाएगी? तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के अंदर जो भी चेंज आता है वो सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कारण आता है, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है। जैसे कि 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, पर 5 + 9 इज इक्वल्स टू 14। अब ये 14 क्यों हुआ? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बड़ी, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है। तो टोटल कॉस्ट के अंदर जो भी चेंज आता है वो सिर्फ और सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कारण ही आता है। ठीक है, तो टीसी, टीवीसी और टीएफसी ये हो गया है।
कल हम का रिलेशन पढ़ेंगे, एवरेज कॉस्ट पढ़ेंगे, एवरेज कॉस्ट के रिलेशन पढ़ेंगे। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 110% क्वेश्चन बनता है और इस तरह से हम इस चैप्टर की समाप्ति कर देंगे कल के दिन में। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये चैप्टर। इफ यू रियली लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो सो डेट मुझे मोटिवेशन मिले। अगर आपके अंदर ऐसा लगता है कि देयर आर few things that I need to work upon to make this video more better, please let me know in the comment section. Thank you.